गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में बच्चों। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। आज के इस क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी आप किस तरीके से करें सो दैट कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज के इस क्लास में आपको सिखाऊंगा कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। लेकिन उसके पहले आप मेरा एक संदेश सुनिए बच्चों। अनअकैडमी प्लस पे मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। पिछले कई सालों से मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए गाइड करते आ रहा हूँ। मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया हुआ है बच्चों। आज से यानी 11 जुलाई 2022 से हमारा अनअकैडमी प्लस पे एक कोर्स शुरू हो रहा है। कौन सा कोर्स है पता है आप लोगों को? क्रैश कोर्स एंड एमसीक्यू फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स अगस्त 2022। मैं आपको सिखा रहा हूँ आप बच्चों। क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है हमारा। क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है बच्चों हमारा आज से। क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू बच्चों। एमसीक्यू ये आपकी सफलता की तैयारी में 4 चांद लगाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक से यानी माइक्रो, मैक्रो, इकोट्रिक्स, मैथ, स्टैट्स, मनी इन बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, सब के सब टॉपिक से मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ाने के बाद एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज, सो दैट कि आपको बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सब आप देर मत कीजिए, फटाफट अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें मेरा रेफरल कोड यूज़ करके बच्चों। मेरा रेफरल कोड है हरे राम। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखें बच्चों, अनअकैडमी ने अब 1 महीने के लिए भी सब्सक्रिप्शन अलाउ किया है। 1 मंथ के लिए भी सब्सक्रिप्शन अलाउ किया है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीना है, तो आप उसको भी ले सकते हैं यदि आपको सिर्फ इस कोर्स के लेना है तो। लेकिन आप लीजिए और बढ़िया से, यदि आप सीरियस हैं तभी इस कोर्स को लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। आप जेआरएफ के लिए सीरियस हैं तभी लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ जल्दी से आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ बच्चों। जल्दी से आइए। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको जानना होता है कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेबस क्या है। तो आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे पहले यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है आपके सामने, पहला टॉपिक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ाएंगे आपको पता है बच्चों? क्या क्या मेजर टॉपिक है? कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है बच्चों। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है बच्चों। मार्केट स्ट्रक्चर, इन बातों पे आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों। मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर मार्केट, एंड गेम थ्योरी। ये यदि आपने बराबर बच्चों पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में यदि आपने ये वाला टॉपिक कर लिया, तो फिर आपकी सफलता में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
अब आप चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखिए प्लीज यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने बताया, अब आप देखिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? बड़ा सिंपल सा बेसिक चीज़ आपको पढ़ना है यूपी पीजीटी में, यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहला यहाँ पे क्या पढ़ना है बच्चों? नेशनल इनकम अकाउंटिंग बच्चों, सबसे पहले पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग बच्चों, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या बच्चों? क्लासिकल एंड केनीजियन इकोनॉमिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी केनीजियन इकोनॉमिक्स एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी उसके पहले जो इकोनॉमिक थॉट था और कीन्स में, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्लासिकल एंड केनीजियन, क्लासिकल एंड केनीजियन इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, केनीजियन इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पे आपको मल्टीप्लायर, उसके बाद ISLM एंड ADAS, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बच्चों, देखा आप लोगों ने बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ये आपका माइक्रो एंड मैक्रो से टॉपिक है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चलिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यदि आप आगे चलते हैं बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक है। देखिए प्लीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप यहाँ देखिए तो आपको पहले, सबसे पहले बड़ा बेसिक चीज़ है, दैट इज ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जैसे कि डेवलपमेंट को मेजर करने के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, ग्रोथ को मेजर करने के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि HDI है, आपके पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये सारे हैं। तो इनमें आपके पास मतलब आपके इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया के पड़ोसियों की रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कभी कभी उस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, हाँ उसके एलिमेंट आपको जरूर बताना है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपको जरूरी नहीं है, इसमें मतलब PGT के एग्जाम में नहीं है जरूरी, ठीक है बच्चों। पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद थ्योरी एंड मॉडल, थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ ग्रोथ। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बच्चों, बेसिक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ चीज़, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स में बच्चों। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करते हैं बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स वही चीज़, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारा जो आपका नेट का जो सिलेबस है वही है पब्लिक इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आपके पास पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों, पब्लिक डेट,
पब्लिक डेट, ये सारी चीज़ें, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और इनइक्वालिटी, या आपको पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आपको, हालांकि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही पढ़ना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के मेजर करने के तरीके आपको पता होना चाहिए बच्चों। इनइक्वालिटी के मेजर करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी के मेजर करने के तरीके पता होना चाहिए बच्चों। पॉवर्टी के मेजर करने के तरीके आपको पता होना चाहिए, तो ये ज़्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसके बाद जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आते हैं बच्चों, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बेसिक इन द सेंस कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे काम करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज में लाइक एडम स्मिथ, रिकार्डो, यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, एचओ मॉडल, इस तरह के बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड में क्या है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट, यानी टैक्सेस, सब्सिडी, इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें पढ़नी है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, एंड लास्ट में यहां पे बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, बीओपी एंड एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको हर चीज पढ़े सब कुछ, लेकिन आपको बेसिक फोकस इंडिया के कंटेक्स्ट में करना है। जैसे कि इंडिया में एक्सचेंज रेट कैसे चलता है, डुअल एक्सचेंज रेट है, फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, पैक्ड है, क्या है, कब से कब तक फिक्स रहा, कब से कब तक पैक्ड रहा, कब से कब तक मैनेज फ्लोटिंग रहा, ये सारी चीज़ें आपको उस वहाँ पे पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट से क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी मैं समझता हूं आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंडियन इकोनॉमी, और इसमें आपको 3-4 चीज़ों पे फोकस करनी है। मैं आपको बता दूँ, जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप किस पे फोकस करने वाले हैं, ये देखिए मैं आपको बता दूँ। इंडियन इकोनॉमी में जो आप फोकस करने वाले हैं बच्चों, इंडियन इकोनॉमी में, इसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में आपको ध्यान रखना है बच्चों, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से लेकर के आज तक ज़्यादा फोकस करना है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये ज़्यादा इम्फेसिस आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आप कह सकते हैं इसको, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आपको यहाँ पे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है बच्चों। इसमें आपका पूरा का पूरा आपके इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग सिस्टम के सुधार क्या क्या हुए हैं, 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना है। लास्ट में आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम आपको
बड़ा सिंपल सा, जो आपने एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, जो आपने 12th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ना, उसी को एक बार पढ़ जाए। ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे आपको इकोनॉमेट्रिक्स नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यानी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, और बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ मत करिएगा आप लोग, आपको पढ़ना है इसमें कहाँ पे, रिग्रेशन पढ़ लेना है, कोरिलेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, मीन, यही चीज़ पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, मत पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर इसको टच मत कीजिएगा। वो वाला समय जो है आप यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे जरूर दीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों, 2 घंटे का 120 मिनट्स का पेपर होगा। ये क्वेश्चन इसमें होंगे 125 और टोटल मार्क्स इकोनॉमिक्स से 425 मार्क्स का होगा। बाकी मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के और एकेडमिक परफॉर्मेंस के होंगे। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब आपके 12th में कितने हैं, आपके ग्रेजुएशन में कितने हैं, मास्टर्स में कितने % मार्क्स हैं, बीएड में कितने % मार्क्स हैं, यदि आपने वो किया है, एमएड किया है तो उसमें कितने % मार्क्स हैं, ये सब मिला करके बाकी के मार्क्स बनते हैं। बाकी जो इकोनॉमिक्स का है वो 425 मार्क्स का है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं इसमें आपके यूपी पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उस पर भी एक बार ध्यान दे दिया, उस पर देख लिया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है बच्चों, बता पाएंगे आप लोग? एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। आपको याद है बच्चों, हमने जब मैं आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा रहा था, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताया था बच्चों कि यूपी पीजीटी का कोर्स यदि आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। यूपी पीजीटी के लिए 9910569227, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बच्चों, 9910569227 पे। मेरा कोर्स बेहतरीन कोर्स में से है बच्चों, मतलब मेरे कोर्स के बाद जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट सेशन, आपको इस कोर्स के बाद किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर अपडेट होता रहता है मेरा कोर्स बच्चों। तो आपको यदि लेना है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चों। चलिए, आप एक्सपेंशन इन डिमांड, आपको याद होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को जब मैं पेड कोर्स में जब मैं पढ़ा रहा हूँ या कभी भी यदि लाइव क्लास में आपको डिमांड पढ़ा रहा था, तो उस टाइम देखिए क्या था, जो हमने आपको दिखाया था कि क्वांटिटी डिमांड जो है इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको याद होगा कि जब आप डिमांड बनाते हैं तो डिमांड कब बनाते हैं, यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं और यहाँ पे आप प्राइस लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका डिमांड है बच्चों, ये देखिए आप प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। बैठे बच्चों, अदर फैक्टर्स लाइक आपके पास इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन एंड क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी यदि अदर फैक्टर कांस्टेंट है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है और प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसे आप एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेंशन इन डिमांड। और ये आप इसमें इस तरीके से मूव करते हैं।
डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसे आप एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेंशन इन डिमांड? शिफ्ट इन डिमांड? नो। शिफ्ट इन सप्लाई? नो। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? यस, दिस इज योर आंसर। आप डिमांड कर्व के साथ मूव कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और एक और चीज, यदि प्राइस कांस्टेंट रहता है और किसी और फैक्टर के वजह से, लाइक आपका इनकम बढ़ गया तब भी डिमांड बढ़ता है, इनकम घट गया तो डिमांड घटता है। यदि प्राइस कांस्टेंट रहता है तो उसे आप शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे आप शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। यानी इस तरीके से यदि कंसेप्ट है आपका, प्राइस कांस्टेंट रहता है बच्चों, प्राइस यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहां ये डिमांड डी नॉट, इस प्राइस पे ये देखिए, दिस इज पी नॉट, दिस इज क्यू नॉट। प्राइस सेम है, डिमांड आपका बढ़ गया, आपके पास डिमांड बढ़ गया इसी प्राइस पे, तो इसे आप क्या कहते हैं बच्चों? इंक्रीज इन डिमांड, और आप कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है बच्चों, इसका यानी शिफ्ट इन डिमांड में आप दूसरे डिमांड कर्व पे मूव करते हैं, और इसका रीजन क्या होता है? यहां पे रीजन क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर चेंजेस होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, द सिचुएशन इन विच change in consumption of two commodity due to change in relative price, ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यानी प्राइस को इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ब्रेक करना वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको करता हूँ, मान लीजिए इसको थोड़ा सा अब छोटा कर देते हैं बच्चों, इसको हम छोटा करते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये आपका इनिशियल बजट लाइन है बच्चों, है ना। यहां पे आप x लेते हैं, यहां पे आप y लेते हैं। दिस इज व्हाट? m बाय पी एक्स नॉट, दिस इज व्हाट? m by py naught, and this is indifference curve u bar। कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है बच्चों, है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, x नॉट ऑफ x, y नॉट ऑफ y। मान लीजिए कि प्राइस ऑफ x घट गया। जब प्राइस ऑफ x घटा बच्चों, तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, बजट लाइन पिवट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ पिवट करता है बच्चों। अब देखिए प्राइस ऑफ एक्स घटा तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? रिलेटिव प्राइस, सिर्फ रिलेटिव प्राइस चेंज हुआ है। जबकि प्राइस के घटने से दो अफेक्ट होता है, एक तो रिलेटिव प्राइस चेंज होता है और दूसरा कंज्यूमर की इनकम भी चेंज होती है। तो इनकम को आप यहां पे कांस्टेंट रखिए, इनकम को कांस्टेंट इस तरीके से रखिए कि यूटिलिटी सेम रहे। ये देखिए यूटिलिटी सेम रहे, तो इनकम को कांस्टेंट रखने पे, ये देखिए बच्चों, इनकम को यदि आप कांस्टेंट रखते हैं तो ये आपके पास ई नॉट, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड x1। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सेम यूटिलिटी आपको मिल रही है प्राइस चेंज होने के बावजूद, तो उसे आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपने y को घटाया और x को बढ़ाया, y को सब्स्टिट्यूट किया किसके लिए? x के लिए। y को सब्स्टिट्यूट किया x के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए, तो इसे आप क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड इज द आंसर, ठीक है बच्चों। आगे बड़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए आपसे, ये आपके पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, पेन, फटीग, सेक्रीफाइसेस, मोनोटनी, फिल्ड बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? हम ही और आप तो फैक्टर्स में हैं, हम ही और आप तो फैक्टर्स में हैं।
हम ही तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए जो खड़ा होकर के पैरों में दर्द होता है ना, आपके साथ बात करते हैं, ये हमारा पेन है। इसको आप क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए पेन, फटीग, ये सब क्या है? ये इसे आप कहते हैं रियल कॉस्ट। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको? इसको आप कहते हैं रियल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर नास इक्विलिब्रियम? नास इक्विलिब्रियम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों? तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। मोर देन 2 प्लेयर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईच प्लेयर अडॉप्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही बात है। नास इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही है कि ईच प्लेयर चूजेज इट्स बेस्ट स्ट्रैटेजी। नो प्लेयर हैज इंसेंटिव टू डिपार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। ईच प्लेयर प्ले इंडिपेंडेंट, नहीं, ईच प्लेयर इंडिपेंडेंटली प्ले नहीं करता है, वो उसका एक्शन दूसरे के एक्शन पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंटली प्ले नहीं करता है बच्चों। ठीक है, कि वो क्या करेगा, उससे यदि वो कर रहा है तो उस परिस्थिति में हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसे आप कहते हैं नास इक्विलिब्रियम। तो ये आपका आंसर, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्लीज। बच्चों थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप मुझे बेहिचक कोई डाउट भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, बेहिचक आप मुझे फ़ोन करें बच्चों इस नंबर पे 9910569227। प्रोफेसर हरे राम सिन्हा, आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।